मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का इलर्न विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम सभी लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में हम पिछले क्लास में देखे थे पूर्व रूप संधि। अब हम इस क्लास में देखेंगे पर रूप संधि। पर रूप संधि स्वर संधि में आप लोग पढ़े हैं अभी तक, जो हम आप क्लास में देख चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, पूर्व रूप संधि पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पर रूप संधि को। तो पर रूप संधि का पहले हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। इसका सूत्र है एंगि पर रूपम। एंगि उंगा है, ठीक है। एंगि पर रूपम, यह है 6वें अध्याय के पहले पाद का जो है वो 94वां सूत्र है। इसका अब अर्थ समझ लीजिए, काम आपका बन जाएगा, संधि आपकी हो जाएगी। बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ यह है क्या, यह इसका मतलब समझ में आ जाए, बस हो जाए। एंग यहाँ पे लग रहा है जैसे अच ही होता है। अच जो लगता है वो परवर्ण में आता है, जैसे इको यणाची, अच लास्ट में आया था। एंग अब बाद में आएगा। कहाँ पे आएगा? बाद में। एंग है क्या? एंग प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। करें अगर यह बाद में रहे तो क्या हो जाए? प्ररूप है। मतलब आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, जब आप पूर्व रूप संधि में देखे थे, मैं थोड़ा सा उसका डिस्कशन करूंगा। पूर्व रूप संधि में आप देखे थे कि जब ए या ओ पहले हो और बाद में अ हो, यह कंडीशन था कि पदांत का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पदांत का। तो तब क्या होता था? यह अपूर्व रूप हो जाता, मतलब पहले वाले के रूप का हो जाता। अब इस बार अ कह रहा है कि हम आगे रहेंगे, तुम मेरे पीछे रहोगे। मतलब अ पहले रहे, ए या ओ बाद में रहे। तो ए या ओ कह रहा है कि देखो भाई, तुम आगे रहो चाहे पीछे रहो, तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम हमारी जगह पे आ जाओगे तो ए या ओ अ की तरह हो जाएगा, तो यह भ्रम है तुम्हारी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम अगर मेरे आगे भी रहते हो तब भी तुम ही को हमारे रूप में आना पड़ेगा। मतलब अ यहाँ था पीछे, ए या ओ आगे था। तो अ सोचा कि अगर अगर मतलब ए बोले कि नहीं अब हम आगे रहेंगे, तुम पीछे रहना, तो अ आगे कर दिया, ए या ओ पीछे हो गया। तो ए या ओ बोल रहा है कि बेटा तुम आगे तो हो गए, तो क्या तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे रूप में आएंगे क्या? जैसे यहां से तुम हमारे रूप में आए थे, ऐसे हम आएंगे ना। तुम ही हमारे रूप में आओगे, तुम ही हमारे रूप में आओगे। अर्थात यहाँ पे था तो पूर्व पद यह था, उत्तर वाला यह, माने पूर्व और बाद, पहले का और बाद का। तो यहाँ पर पहले वाले में हुआ था इसलिए पूर्व रूप। अब यह अ जो है यहाँ पर अभी बाद वाले में होगा, पर वाले में होगा। पहले के लिए पूर्व, बाद के लिए पर, तो यहाँ कहेंगे तब पर रूप होगा। तो यह अ कहा, अच्छा तुम फंसाए यार, बहुत अच्छा फंसाए। तो पहले ए या ओ जो था ये पीछे जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। तो ये कहा नहीं, तुम आगे आओगे और हम पीछे रहेंगे, मतलब तुम आगे रहोगे और हम पीछे रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारी पूरी नौटंकी हम नहीं झेलेंगे। जब हम आगे थे तो तुम हमारी सारी नौटंकी नहीं झेले थे। मतलब क्या था? ये या वो सभी तरीके का वर्ण जो था वह यह नहीं चेंज कर रहा था। तो कहा ये क्या मतलब? कहा तुम भी तो कहे थे कि तुम पदांत के रहोगे तभी हम बदले, हम तुम्हारे रूप में आएंगे, नहीं आएंगे। तभी अ की फंस गई मैटर। कहा ठीक है हम पहले ही रहेंगे, बताओ हम कैसे रहें। तो ए या ओ कह रहा है तुम केवल उपसर्गांत वाले रहोगे तभी हम लेंगे। क्या? उपसर्गांत। ये उपसर्गांत का क्या मतलब है? कि उपसर्ग के अंत में जो अ रहेगा वही केवल इस वाले में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो कहो ठीक है। अब उपसर्ग के अंत वाला जब यह कहा तो ये भी कहा कि बहुत बढ़िया तुम बनाए थे, तो तुम भी तो कहे थे हमको कि तुम केवल हर्ष अ रहोगे तभी हम मतलब अपने में आने देंगे यहाँ पे। तो कहा तो तुम क्या कहना चाहते हो? तो ये कहा कि तुम फ्री नहीं रहोगे,
ए या ओ जब केवल धातु का रहेगा तभी ऐसा घटना घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। मतलब दोनों में विशेष कंडीशन लगी है। क्या? पूर्व रूप संधि में क्या था कि ए या ओ पहले था, अ बाद में था, तो इन दोनों में समझौता हुआ कि ठीक है तुम केवल हर्ष अ का जो हमारे यहाँ पे आओगे तो पूर्व रूप हम कर देंगे। तभी कहा कि ठीक है जब तुम केवल पदांत के ए या ओ रहेंगे तभी हम आएंगे, सभी में हम नहीं आएंगे। तो यह कंडीशन यहाँ पे अग्रीमेंट इनकी हुई। नीचे वाले में इनकी एक अग्रीमेंट हो रही है कि इस बार अ पहले ए या ओ बाद में रहेगा, अ ही जाकर के दूसरे वाले के रूप में होगा, अर्थात पर रूप यहाँ बनेगा। तो यह अ जो है यह उपसर्गांत का अ होना चाहिए। कैसा? उपसर्ग के अंत का ह्रस्व अ होना चाहिए। तब यह ए या ओ कैसा होना चाहिए? ए या ओ अब यहाँ केवल धातु का होना चाहिए, यहाँ पदांत से नहीं मतलब है, यहाँ धातु का होना चाहिए, तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यह जो है ना यही पररूप संधि, पररूप संधि यही है। अब इसको हमको समझना है यहाँ पर। एंग पररूपम करा, एंग मतलब एंग वाला बाद में रहे, एंग मतलब ए या ओ। ठीक, एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ। तो ए ओंगा पढ़ोगे, ए ओंगा ऐ औचत, ए ओ यहाँ पे दो वर्ण मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ना यह अच की तरह है, ऐसा ही क्या है यह एंग ही बना है। ठीक, तो जो जिसमें सप्तमी एकवचन ऐसे लगे तो बाद में परवर्ण बन जाता है ना, तो यह परवर्ण है। तो ए या ओ क्या होता है? यह परवर्ण यहाँ पे बना है और इसके पहले यह उपसर्गांत अ होना चाहिए, तभी अ क्या है वह पर रूप में होगा, अर्थात ए या ओ के रूप में जाएगा। तो पूरी बात क्या मिलेगी? अकारांत उपसर्गांत, उपसर्ग के बाद ध्यान देना ऐसा उपसर्ग हो जो अपेयंत हो, अर्थात अकारांत उपसर्ग। किस पे? अकारांत उपसर्ग के बाद में कि धातु का ए या ओ हो, या ये कहो कि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु के आने पर ही जो अ है वह पररूप होगा। मतलब जो ए या ओ है वह क्या होना चाहिए? धातु का होना चाहिए। अगर धातु का नहीं है तब यह नहीं हो पाएगा। यह कंडीशन है, इसका विशेष कंडीशन है। आप अपने दिमाग में बैठाओ, किसी भी तरीके से करो, ना समझ में आए उसको बार बार सुनो, दो बार तीन बार करके सुनोगे तब जाकर के समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो, थोड़ी भी लापरवाही नहीं करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे रहेगा और कैसा? उपसर्गांत अ के बाद में ए या ओ, यह कैसा होना चाहिए? धातु का ए या ओ रहेगा, तब क्या होगा? यह अ जो है यह पर रूप में आएगा, तब जो है यह ए पर रूप में आएगा। इसको ऊपर से लगा के इसके नीचे से ही लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तब इतना होने के बाद में यह अ जो है इसके रूप में जाएगा। यहाँ पर एंग जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंग एक प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, यही दो वर्ण आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, करिएगा भी। ठीक है, कहीं भी इधर उधर कुछ लुटुर पुटुर ना कीजिएगा, नहीं तो फिर चले जाओगे। जैसा पढ़ रहे हो, जैसा कर रहे हो, समझ रहे हो, उसी तरीके से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या कि अकारांत उपसर्ग, माने ऐसा उपसर्ग जो अ पे बंद हो ना, अ पे अंत हो, के बाद ए या ओ, ए या ओ, इन दोनों वर्णों में से ए या ओ से प्रारंभ होने वाली क्या? धातु के आने पर क्या हो जाता है? पररूप हो जाता है। कौन? यह जो अ है यह अ पररूप हो जाता है। ठीक है,
अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली क्या आए, धातु आए, और यह क्या है, अकारांत उपसर्ग अर्थात उपसर्गांत अ। उपसर्ग के अंत में, अब उपसर्गांत कैसे कह दोगे, उपसर्गांत अ हम लोग बोलते हैं कि उपसर्ग के अंत का अ, ठीक, या एक कहो अकारांत उपसर्ग, ज्यादा सही रहेगा, आपके जो लिखे उसी तरीके से मैच करेगा, नहीं तो भ्रमित हो सकते हैं आप लोग। क्या लिख रहे हैं, अकारांत उपसर्ग लिखो, ज्यादा सही है। ध्यान देना, यह उपसर्ग का अ होना चाहिए, बस उपसर्ग के अंत में अ, इसलिए हम उपसर्गांत अ बोलते हैं। वो बोलने का अपना ढंग है भाई, समझने समझाने का, जो आप शब्दावली उसको बोलते हैं, कलुआ चलुआ चिंटू पिंटू, समझ लेना, ठीक है। इस अ की विशेषता यह है कि यह उपसर्ग का ही होना चाहिए, और यह ए या ओ किसका होना चाहिए, किसी धातु का होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, अन्यथा यह कंडीशन नहीं जनरेट हो पाएगी। इस बात को विशेष ध्यान, हमारी समझ से आप पूरी बातों को समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर, थोड़ा वहां प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर है, दो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। एक आता है प्रेजते वाला, तो प्रधन एजते, ये ध्यान देना, प्रधन एजते, यह विच्छेद दिया गया है, यह प्रोपसर्ग है, यह धातु है। अब अगर हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे प्र, हलंत कर दिए और इसका अ अलग कर दिए, वास्तव में यह बनता है प र अ। हमको यह अ चाहिए, हालांकि अभी उसमें उसी फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग भ्रमित होंगे, बाद में वर्ण विजन इस तरीके से करेंगे हम, तो इसलिए हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ए ज ते, अब यह उपसर्ग का अ है, उपसर्गांत अ है, इसके जस्ट बाद में ए आया है, यह धातु का है, तो यह क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, यह अ ए में समाहित हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा, ए लुप्त हो जाए, अ वाला जो है लुप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्र, ए, ज और ते। यह चूंकि हलंत है, प्र क्या है यहाँ पे देखें आप, हलंत है, इसलिए यह क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, प्रेजते, प्रेजते, ठीक है, प में नीचे र लगाए हैं, तो ये बन जाएगा प्रेजते। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार आता है, प्रधन एजते से क्या बनेगा, प्रेजते। कुछ लोग पूछते हैं प्रेजते में कौन सी संधि है, लोग कहते हैं गुण संधि है, क्योंकि ए दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, गुण संधि के होने का यहाँ भ्रम उत्पन्न होगा, तो आप गुण ना कर करके यह आप प्रेजते को इस तरीके से करना, और यहाँ पर बताना आप कौन सी संधि, पर रूप संधि। अब जो दूसरा एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एक और एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या, हाँ अब सही है, एक दूसरा विंडो ओपन हो गया था, तो ध्यान से देखना, दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी किसी से कमजोर नहीं है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही डालना है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही डालना, सट गया नहीं पता चल रहा है क्या लिखे। यह भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्या है, उप धन ओसति, उपधन ओषति, यह प के अंदर जो अ है, उप एक उपसर्ग है, ये उप क्या है, एक बहुत सारे उपसर्ग के बाद में अ नहीं है, जैसे सम, म हलंत, इसके अंत नहीं, अंत में अ नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ उप में है, बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे देख लो क्या बन जाएगा, उप अ, आगे लिखेंगे ओ सती, ठीक। अब यह जो अ है, यह उपसर्ग के अंत का अ है, इसके बाद में क्या मिल गया आपको, ए या ओ में से कोई वर्ण मिल गया,
ओ भी यह धातु का है, तो क्या हो जाएगा, अ के बाद में ओ आया है, यह क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। यह ध्यान देना, धातु होना चाहिए, पहचान बनी रहनी चाहिए। और पहचान से भी छोड़ दो बेटा, जो यहाँ पे एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं यही कर लो, इतने में याद रखो, इतने में से एग्जाम में आ जाता है। कई बार हम यही देखें क्वेश्चन, सेम जो एग्जाम्पल है रिपीटेड, 3-4 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, चारों एग्जाम्पल कर लेना, बहुत सारी किताबों में यही चारों एग्जाम्पल छपा है, और क्वेश्चन भी यही चारों आते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो यही चारों बन करके आते हैं। तो इससे क्या मतलब है, बहुत ज्यादा हम यहाँ लंबा चौड़ा ताम झाम करें, बस यही 4 कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो चलो इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिस कम से कम इस पे तो रहे, अदर रहे ना रहे, लेकिन ये बता रहेगा तो हम पता चल जाएगा कि ये इसी में आएगा। लोग इसमें भी गलती कर देते हैं इतना बताने के बाद में भी। तो नीचे लेके आओगे, ओ प हलंत, फिर आगे अ खत्म हो जाएगा, ओ बचेगा डायरेक्टली, ओसती, यह ओ इस प को पूरा कर लेगा। क्वेश्चन पूछते हैं उपोषित में कौन सा संधि है, तो ओ दिखाई देता है, लोगों को लगता है कि यह गुण संधि है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है कि ना, उपोषण में जो उपोषित जो है, उपोषित, यह उपोषित में जो ओ है यह उसका नहीं है, यह पररूप संधि से आया है। इसके पहले क्या लगा है, उप उपसर्ग लगा है, तो उप उपसर्ग का उपसर्गांत अ जो है यह पररूप हो गया है, इसलिए यह उपोषित बना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरे संधि की, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कुछ, और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अवधन ए ही। कम पूछा गया है, उपोषित इससे कम पूछा गया, प्रजते उपोषित बहुत हाईलाइटेड है, उससे कम चल गया, लेकिन बता दे रहे हैं, 4 ठो दिया रहता है, 4-5 किसी किसी किताब में, एक आध दो और दिए हैं, लेकिन यहीं से भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। यह तोड़ देंगे, वह अलग इसमें से निकाल लेंगे, अ के आगे यहां दिखाई देगा ए ही। ठीक, अब अ के बाद देखो यहाँ पे ए आया है, यह क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बन के चला आएगा नीचे, यहाँ हो जाएगा व, यहाँ हो जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा ही, यह ए इसमें चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, अवे ही। इसको भी आप लोग याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना बनाते बनाते। चौथा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा, चलो चौथा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, वो है आपका प्रधन औसति। प्र में तोड़ेंगे, प्र हलंत कर देंगे, अ मिलेगा, औसत मिलेगा, अ के बाद में चूंकि ओ आया है, यह धातु का है, यह उपसर्गांत है, पररूप होना ही होना है, तो प्रहलंत, पररूप होकर केवल ओ बचेगा, पर माने बाद का, तो बाद वाले रूप का ओ केवल बचेगा यहाँ से, और यह ओ जो है अब इसको पूरा कर लेगा। क्वेश्चन पूछते हैं प्रोसति में कौन सा संधि है, तो पररूप संधि आप लोग बताइएगा, पररूप संधि है, साफ दिखाई दे रहा है पररूप संधि का। और यहाँ पर भी पूछ सकते हैं प्रोषति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रधन ओषति। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पक्का है, आता है, कई बार देखा गया है, कई जगहों पे देखा गया है, और यहाँ पर लोग गलतियां अवश्य करते हैं, पक्का है गलती करते हैं, 95% चांसेस है लोग गलती करते हैं। जो बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ा है, ध्यान दे करके पढ़ा है, वही लोग सही करते हैं, अदरवाइज गलत पक्का होता ही होता है, लोग गलती कर बैठते हैं। तो यह रहा आपका पररूप संधि। अब मैं जो अंतिम संधि के बारे में बात करने जा रहा हूं आज, 8वीं संधि, उसके ऊपर नंबर न लगाया तो लगा सकते हैं आप लोग 7वीं, यह पररूप जो है 7वें नंबर पे हम यहाँ पे बात किए हैं, पुरूप 6वें बात किए थे। अब जो है मैं यहाँ पर 7वीं बात, 8वीं जो संधि है यहाँ बात करूंगा, वो है प्रकृति भाव संधि।
यह प्रकृति भाव संधि का क्या मतलब है? प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम, मतलब प्लुत और प्रगृह्य वर्णों, प्लुत और प्रगृह्य वर्णों को प्रकृति भाव हो जाता है, ऐसा नहीं। प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम ना, कब? जब बाद में अच नित्य, नित्य माने हमेशा, जब बाद में अच मतलब स्वर आए तब। अच लिख दिया गया मतलब परवर्ण ही होगा। तो प्लुत प्रगृहिया अच नित्यम, अच नित्य मतलब नित्य ही अच बाद में रहे, माने नित्य ही स्वर बाद में होना चाहिए। प्लुत और प्रगृह्य वर्णों के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? स्वर अगर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब है कोई भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं होगा, ज्यों का त्यों नीचे आ जाता है। एक तरीके से लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यह संधि हो भी नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिलहाल यह प्रकृति भाव संधि में हम आपको बता रहे हैं कि प्लुत या प्रगृह्य वर्णों के बाद में अगर कोई अच वर्ण आए, हमेशा आना चाहिए, तभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, अच कोई भी स्वर रहेगा तब वह प्रकृति भाव हो जाएगा। अब यह प्लुत या प्रगृह्य क्या होता है, तो ध्यान देना आप लोग। प्लुत तो आप देखे हैं तीन मात्रा वाले, तीन मात्रा वाले प्लुत आप समझ गए होंगे, लेकिन ये जो प्रगृह्य हैं क्या होते हैं, तो आप पढ़े होंगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। मैं विभिन्न संज्ञाओं में पढ़ाया, जो संज्ञाओं वाला चैप्टर था, मैं संज्ञाओं वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं क्या, कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, मतलब द्विवचन का दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ और एकारांत, मतलब ए पर अंत होने वाले दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और ए पर वाले जो वर्ण होते हैं और द्विवचन में होते हैं, उन्हीं को हम प्रगृह्य कहते हैं। अगर वो एक वचन में हो या बहुवचन में हो तो वह प्रगृह्य नहीं माने जाएंगे। तो अगर जिसको यह नहीं समझ में आ रहा होगा वो जाकर के पहले प्रगृह्य संज्ञा पढ़ ले, संज्ञा वाले चैप्टर में मिलेगा, फिर वो संज्ञाओं को पढ़ ले, तब उसके बाद फिर नीचे आइस को पढ़ेगा, समझ में आएगा। मैं दो दो संज्ञाओं को कर करके बहुत कई ठो वीडियो बना दिया हूं, आप उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा। तो प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत में क्या होगा, पहले हम लिखेंगे सूत्र, सूत्रों को पहले समझेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए तब चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से, सूत्र प्लुत प्रगृह्या, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। दो चार बार बोल लेने से क्या होता है कि थोड़ा याद हो जाता है। 5-1-125 में है, नंबर होता है, लिख देते हैं ताकि डाटा बनी रहे, ताकि किसी को भी जरूरत पड़ने पर खोजे तो फट से मिल जाए। यह अष्टाध्यायी का नंबर है, वह 5वें अध्याय के पहले पाद का 125वां सूत्र है। इसका क्या मतलब निकलेगा कि प्लुत या प्रगृह्य, ये दोनों में से कोई भी रहे, के बाद में अच मतलब कोई भी स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाए। यही इसका नियम, इसी को खूब अच्छे समझ लो, यही सारा काम करे कि प्लुत या प्रगृह्य वर्णों के बाद अगर स्वर आता है तो क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। अब यह प्रकृति भाव एक नया लफड़ा आ गया नीचे, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि यह प्रकृति भाव का क्या मतलब। तो प्रकृति भाव इसी नीचे समझ लेते हैं। प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी परिवर्तन न होना, कोई संधि नहीं। अब संधि नहीं होगा ये कहना गजब है, अर्थात ज्यों का त्यों रहना, ठीक है ना। अब हम लिख दें कोई संधि ना होना, यहां पे लिखें ज्यों का
त्यों, ज्यों का त्यों हूं। अर्थात अगर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कोई संधि न हो। ऐसा कंडीशन आता है, मतलब कोई संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव कही जाएगी। अब चूंकि यह प्रकृति भाव संधि तो का नाम पड़ेगा, इसलिए हम इसको इसको एग्जैक्टली नहीं लिखना चाहते थे। ये ध्यान देना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई वहां पे कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, बस आप उदाहरण देखो समझ जाओगे। प्रगृह क्या है, प्लुत वाला आप समझ रहे हैं, तीन मात्रिक। प्रगृह क्या है, ई दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत, मतलब ऐसे वाले ऐसे दीर्घ ई पर अंत हो, दीर्घ उ हो या ए हो, इस पर अंत वाले द्विवचन के अगर हैं तो प्रगृह कहे जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें हरि ना, तो हरि हरि हर, हरि आपका जो है द्विवचन में है और दीर्घ ई पर अंत हो रहा है। इसीलिए आता है विष्णु, क्या आता है, विष्णु। तो जो विष्णु है वह दीर्घ उकारांत है और वह द्विवचन का है, तो यह भी प्रगृह में माना जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। गंगे अगर हम बात करें, गंगे में यहाँ देखो ए पे है, जो यहाँ पे हम बात की है ए द्विवचन में है, ठीक, गंगे, ठीक, तो यहाँ पर इसलिए द्विवचन का ही है, ए मिल गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मिलता है भानु, भानु, यह देखो दीर्घ दीर्घ उकारांत है, द्विवचन में, इसलिए इसको हम ले लेंगे, ठीक। तो कुछ होंगे जो लिए जाएंगे, अब आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि यह प्रगृह है या नहीं है। तो उतना ज्यादा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम एक चीज देखे हैं कि जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं कम से कम उतना तैयार करो, बाद वाला एक्स्ट्रा वाला करते रहो। हमारे कहने तो जो एग्जाम्पल हम यहाँ बता रहे हैं उसको आप लोग देखो, उसके बाद वाली जो चीजें हैं वो धीरे 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 समय बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, ज्ञान होता जाएगा, वो आ जाएगा। कहीं कहीं दो एक एग्जाम्पल यहाँ पढ़ लोगे, दो एग्जाम्पल किसी और किताब में पढ़ लोगे, कहीं और पढ़ लोगे, अगली बार पढ़ लोगे, कहीं क्वेश्चन आएगा वहां पढ़ लोगे, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। बस जानते रहो कि हाँ यह इस कंडीशन वाला है। तो मैं एक एक कंडीशन यहाँ पर जो है लिख देता हूँ। क्या, हरि धन एतौ, देखो ये द्विवचन का है, दीर्घ है, दीर्घ ई वाला है, तो यहाँ पर काम करेगा। हरि धन एतौ यहाँ पे बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, बस वैसे जैसा तस वैसे लिख दो, हरि एतौ जैसे वैसे ही रहने दो, बस इतना ही रहेगा। ज्यों का त्यों रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके अंदर। आगे तो विष्णु इमौ, क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 2 नंबर था, 3 नंबर डाल दिए गलती से। तीसरा नंबर है ए वाला, ले लो, गंगे धन अमु, यही बार बार आता है एग्जाम्पल। यहाँ ए है, जस्ट जस का तस रहेगा, वैसे ही रहेगा। बस ये 3 एग्जाम्पल लिख लो, या एक अभी जो भानु वाला बताए हैं उसको और लिख सकते हो, हालांकि वह पहले ही समझ जाओगे। ए तऊ क्या हो जाएगा, भानु ए तऊ ना, ऐसे। अहो निशा लिख लो, ये भी क्या है, फिलहाल इसको मत लिखो, सस्पेंशन जनरेट करेगा, सस्पेंशन जनरेट करेगा, उसको लिखो ही इस तरीके से, ठीक है। इतना ही करो, ज्यादा इधर उधर करोगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक। अगर यह, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हरि एतऊ, अगर यह ऐसा नियम ना आया होता तो क्या होता, क्या होता, हरि एतऊ बन जाता और यण संधि बन जाती, बड़ा सस्पेंस, बड़ा गोलमाल हो जाता है। कैसे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ हरि एतऊ ही रह गया, लेकिन अगर यह नियम ना आया होता तब क्या हुआ होता, तब क्या हुआ होता, बड़ी दिक्कत हो जाती। कैसे, मैं इसको दूसरे कलर से बता रहा हूँ, खतरनाक कलर से, ताकि समझ लेना यह गलत बात हो रही है, ठीक है। कैसे, अगर हम यहाँ लिखते हरि, यहाँ लिख देते एतऊ, यण संधि क्या कहता है, यण संधि कहता है इको यण ची,
कह रहे हैं कि इक के बाद में अगर अच आए तो यण हो जाए ना, यही बोले थे। तो यहाँ पे बचता ई उ री और ली, ऐसा। इसके बाद में अगर यहाँ पर ए अगर कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो ई य में बदल जाता, उ जो है व में बदल जाता, री जो है र में बदल जाता, और ली जो है ल में बदल जाता। ऐसा नियम बन जाता। और अगर ऐसा नियम बन जाता तो यहाँ ई था, क्या था, ई, यह ई य में बदल जाता। तो कैसे बदल जाता, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसके बारे में। हम यहाँ लिख देते हरि धन, यहाँ लिखते एतौ, यहाँ इसको तोड़ देते, यहाँ लिखते हर, यहाँ दीर्घ ई लिख देते, यहाँ लिखते ए और यहाँ लिखते तौ ना। अब यह ई किसमें बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। तो यह हो जाता ह य, फिर हो जाता ए तौ। अब ये ह नीचे तो जाएगा नहीं, आगे भी व्यंजन है तो आगे ही लेके जाओ इसको, तो य के ऊपर लग जाएगा, ए भी मात्रा आकर के इसमें लग जाएगी, तो बन जाता। बड़ा अच्छा कंडीशन है कि इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन। अब किधर ले जाए, आगे ले जाओ। ठीक है, तो क्या होता है, हर ए तौ, क्या था, हर ए तौ। और जब ये हर ए तौ बन जाता तो ई को यणच सूत्र से यहाँ पे क्या बन जाता, तब यहाँ यण संधि हो जाती है ना। अगर वह नियम न रहा होता तब, अगर इसके ऊपर वाला प्रकृति भाव वाला न रहा होता तो यह क्या हो गया होता, सब सिस्टम ही बदल जाता। और वह बदलने के बाद क्या बन जाता, क्या बन जाता है यहाँ पे, यह बन जाता है यण संधि देता हरि अवतु। लेकिन ए यहाँ पे हम ऐसा करेंगे नहीं, इसके पहले वह पहले ए वाला नियम है स्पेशल लगा, इसलिए इसके पहले वाला सही हो जाएगा। और मैं ये सब सारी बातों को मिटा दूंगा, समझाते वक्त में तो है, लेकिन मूल पीडीएफ में जब यह डाउनलोड होगी तो उसमें ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। अगर यह रहती हैं तो यह बाद में पढ़ने वालों के लिए भ्रम उत्पन्न होगा, क्योंकि वह मेरा क्लासेस लिए नहीं रहे होंगे। जो लिए रहेंगे उनको तो पता चल जाएगा, जो लोग नहीं लिए रहेंगे वो सस्पेंशन में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया, क्या दे दिए गुरुजी, यहाँ पर क्या बताने वाले थे, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं वो दिक्कत ना आने पाए इसलिए मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस, या ये कहो कि उसको इरेज कर दिया हूँ। तो यह रहा आज का जितना भी आप लोग अभी तक पढ़े हैं, जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं, पूरी जो उसकी पीडीएफ रही और पूरे क्लास रहे इसके। तो आप लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यह 1 नंबर का ओम हरिओम। रेड वाले कलर से मत डालो कुछ भी, जैसा जो है वही में लिखो। यह क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, तो यह आज की क्लास रही। पूरा पूर्वरूप और पररूप भी आप उससे पहले पूर्वरूप पढ़ लिए थे, आज जो है आप पररूप पढ़ लिए, पररूप साथ में आप प्रकृति भाव भी पढ़ लिए। सारा का सारा आपका यहाँ पर ये हो गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से दोहराएं, समझें, पढ़ें। अगर कहीं कुछ रह गया हो बात तो आप उसको जरूर पूछें, जरूर समझें। ठीक है, यह इतने ही क्लास में, इतने ही जगह में पूरी बातों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लिए होंगे। जिसको ना समझ में आया हो, जिसको ना कर पाया हो, जो वो एक बार वीडियोस को अच्छे से फिर से देख ले, फिर से दोहरा ले, तब आ जाएगा। अगर तब भी ना आए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करना। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फिर किसी दूसरे तरकीब से, किसी तीसरे तरकीब से आप लोगों को फिर से मैं करवाऊं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं अभी आगे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम मिक्स टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज की जो यह क्लास है, इस क्लास के साथ में आपका स्वर संधि पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। स्वर संधि में कुछ जगहों पे अपवाद हैं, अपवाद वालों को हम बाद में चर्चा करेंगे, जब ये पूरी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि वो जैसे अक्षौहिणी वगैरह बनती है तो कैसे बनती है, तो उन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो मूल नियम से थोड़े अलग चलते हैं। ठीक है, अपवाद तो अपवाद है, तो हम आगे और भी सारी चीजों को पढ़ लेंगे, तब चर्चा करेंगे उसके बारे में। अब आगे जो हम अगली क्लास में देंगे वो बात करेंगे हम व्यंजन संधि पर। और व्यंजन संधि जो है थोड़ा स्वर संधि से लोगों को टफ लगता है, उसमें कई प्रोसेस होते हैं, हर एक स्टेप पर ध्यान देने वाली बात होती है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्यंजन संधि भी आगे सीखेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि उसको कम में अपनी बातों को वहां पर सिमेटूंगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अब आगे पढ़ने वालों की संख्या थोड़ी सी घटेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग उन लोगों को जैसे लगा कि बहुत बड़ा कठिन चीज बता रहे हैं। कठिन चीज नहीं है, वास्तविक चीज है, यही सही संधि है।
पूरे संस्कृत में है क्या, और क्या है? संधि, समास, कारक, प्रत्यय, विभक्ति, यही सब है, और कुछ तो है नहीं विशेष। अब यही चीज अगर आपको हल्के हल्के में केवल निकल जाओगे तो क्या पढ़ोगे? और ये डीप वाली थोड़ी है, अच्छे से जब पढ़ रहे हो डिटेल तो अच्छे से पढ़ लो, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद में अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होना चाहिए, क्यों हुआ है ऐसा, कोई शब्द कैसे बना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप बड़े अच्छे से करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बस एक साथ जब भी देखो हमारे साथ व्यंजन संधि या कोई संधि, तो कोई वीडियो सीरियल से देखो, क्रमवार तरीके से देखो, सीक्वेंस में देखोगे, कोई कठिनाई नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा। अब अगर कहीं 2 एक छोड़ के आगे पीछे देखोगे, या 5 मिनट देखोगे बंद कर दोगे, 10 मिनट देखोगे बंद कर दोगे, फिर तो कठिन का कठिन बना ही रह जाएगा। वही बात है कि सामने जो है करोड़ों सूर्य के समान जो है रोशनी निकलती रहे, लेकिन अब अंधा व्यक्ति बैठा रहे, आंख नहीं खोलना चाहे, या जिसके पास आंख है वो भी नहीं देना, तो उसको तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन ना उत्पन्न करें, आप लोग पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, और आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप ही लोग नहीं पढ़ोगे तो सब क्या मतलब? हाँ एक बात है, लेकिन कुछ लोग जरूर देखते हैं, जो पूरा वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं वही हैं। और सच कहिए तो वही बाद में जाकर के 30 में 30, 10 में 10, 50 में 50 भी क्वेश्चन आए तो वो कर लेते हैं, वही होते हैं वास्तव में उन्हीं के लिए। एक तरीके से यह जा करके तब पता चलता है कि हाँ हमारी मेहनत तब सफल हुई, कोई एक जो है पूरा वीडियो देखता है। तो चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।